आज की क्लास में हम साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स को देखेंगे। पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में बने रहे हैं और खासकर उन मुद्दों को हम पहले देखेंगे जिनमें हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आदित्य एल1 से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमने आदित्य एल1 भेजा था उसने सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट किया। इसलिए ये फिर से न्यूज़ में आ गए। तो और आदित्य एल1 में भी हमें देखना होगा कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं। उसके बाद हेलो ऑर्बिट क्या है? और किस लिए इस मिशन को भेजा गया था, किस ऊँचाई पर इसको स्थापित किया गया। वो सारे के सारे जो इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हमें देखनी होंगी। तो अगर हम आदित्य एल1 की बात करें, तो ये सोलर मिशन है, भारत का पहला सोलर मिशन था ये और शायद 2023 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको स्थापित किया गया था एल1 पॉइंट पर, लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है जिसे। तो हमें देखना होगा कि एल1 पॉइंट क्या है? तो अगर एल1 पॉइंट की हम बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्थापित कर दिया जाए तो वो स्थिर हो जाता है। लेकिन इतनी वैसे बात समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है। इसको हम देखते हैं अर्थ और सन के सापेक्ष। ठीक है, तो अगर हम इस आदित्य एल1 की बात की जाए तो इससे देखो यहाँ पर लिखा हुआ एल1 पॉइंट, इस एल1 पॉइंट पर स्थापित किया गया, ये यहाँ पर है और यहाँ पर ये हेलो ऑर्बिट में है। तो सबसे पहले अगर एल1 की बात करें तो एल1 को ये को इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। इसको कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट। तो देखो अगर देखा जाए तो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सामने देखो यहाँ पर सन की साइड में एल1 पॉइंट है और ये ऐसा पॉइंट होता है, ये ऐसी एक स्थिति होती है जहां पर अगर किसी हम ऑब्जेक्ट को स्थापित कर दें तो वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के सापेक्ष स्थिर हो जाता है। अब स्थिर होने का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर अगर मैं किसी सैटेलाइट को स्थापित कर दूं तो वो अर्थ की स्पीड से घूमेगा। देखो यहाँ सन है, अर्थ क्या करती है, इस सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है। तो ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा या सैटेलाइट होगा वो अर्थ के साथ साथ इसी स्पीड से ऐसे घूमेगा सन के चारों तरफ। तो उसकी लोकेशन जो है एल1 पॉइंट पर वो स्थिर हो जाती है इन दोनों के सापेक्ष। तो ये जब अगर यहाँ पर स्थिर हो जाएगा तो यहाँ पर ये हमेशा सूर्य के सामने रहेगा। तो इस पॉइंट को कहा जाता है एल1 या लैग्रेंज पॉइंट। देखो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 बॉडी सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर एक सन है, एक अर्थ है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो। लेकिन ये होता क्यों है? तो अगर मैं यहाँ बात करूँ होने की कि ये क्यों होता है, तो देखो यहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। इधर से सन है, ये सॉरी अर्थ है, ये भी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो इस तरफ सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है और यहाँ पर ये दोनों बल संतुलित हो जाते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, इस प्रकार से संतुलित करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा वो अर्थ की स्पीड से ही घूमने लगता है सूर्य के चारों ओर। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो यहाँ पर ये क्यों ऐसे अर्थ की स्पीड के बराबर से घूमेगा? देखो इसका रीजन ये है कि देखो जैसे जैसे आप पृथ्वी से सूर्य की ओर जाते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है सन का और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी सूर्य के चारों तरफ घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे बुध की बात कर लें हम, बुध लगभग 88 दिन में अपना एक चक्कर यहाँ पर पूरा कर लेता है। उसके बाद शुक्र ग्रह आता है तो उसको थोड़े ज्यादा दिन लगते हैं। अर्थ आती है, इसको 365 दिन लगते हैं। इसके बाद जो ग्रह आएंगे उनको और ज्यादा समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अर्थात अगर मैं कहूँ कि हम पृथ्वी से अगर सन की ओर जा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड यहाँ पर घूमने की बढ़ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर सूर्य जब इसको ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ तो यहाँ पर अर्थ ने भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसने अपना एक बल लगाया इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए। अब जब इसको गुरुत्वाकर्षण बल को अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से संतुलित कर देगी तो इट मींस सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पहले की तुलना में कम हो गया। अब जब पहले की तुलना में कम हो जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो यहाँ पर होनी चाहिए कि उतनी स्पीड नहीं होगी, ये अब क्या करेगा, अर्थ की स्पीड के बराबर बराबर ऐसे घूमेगा। तो ये अर्थ के सापेक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इस पॉइंट को कहा जाता है एल1 पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट, जहां पर इन दो बलों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं और ये इन दोनों के सापेक्ष स्थिर होकर ऐसे घूमता रहता है। अब देखो ये तो हो गया एल1 पॉइंट, लेकिन ऐसी स्थितियां और भी है। देखो इसके अर्थ के दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ पर एल2 पॉइंट है और यहाँ पर देखो ये सन के दूसरी साइड में एल3 पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट है जो एक लाइन में है।
और तीनों में इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्थिर हो जाते हैं यहाँ पर। और अगर दो और पॉइंट की बात करें तो ये एक L4 है और ये एक L5 है। तो ये 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं थ्री बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पर देखो एक सन है, एक अर्थ है और यहाँ पर हमारा आदित्य L1। लेकिन इसका फायदा क्या है? देखो अगर हम फायदे की बात करें तो ये पृथ्वी से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ओनली 1.5 मिलियन किलोमीटर। एक तो उसे यहाँ तक जाने में दूरी कम तय करनी पड़ी। अगर आप सूर्य तक जाओगे तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आप बहुत ही कम दूरी पर आपने इस स्पेसक्राफ्ट को स्थापित कर दिया और ये हमेशा सूर्य के सामने रहेगा। तो हमेशा सूर्य का ये ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। तो अर्थ, जैसे हम अर्थ के पास कभी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो अर्थ घूमते हैं, दिन और रात का फर्क पड़ता है। उसके बाद ग्रहणों का फर्क पड़ता है, जब ग्रहण लगते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आपने यहां स्थापित कर दिया तो ये क्या करेगा, हमेशा ये सूर्य के सामने रहेगा और इसकी हमेशा ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। ये फायदा है। दूसरा देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इस L1 की, तो L1 को मैं अभी बता रहा था कि दिन रात का और इस पे ग्रहणों का फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मैंने बताया था कि यहां से यहां जाओगे तो दूरी बहुत कम तय करनी पड़ती है, सिर्फ 1.5 बिलियन किलोमीटर है। लेकिन अगर ये मून देखो, हमारा ये रहा सन, मून की जो परिक्रमा है हमारे अर्थ के चारों तरफ वो यहाँ होती है इस कक्षा में। तो ये मून से लगभग 4 गुना दूरी पर है। तो ये भी ध्यान रखना, मून की जो हमारे से दूरी है उससे लगभग 4 गुना है। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट पर है जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि वो हमेशा सन के सामने रहेगा और उसको हमेशा ऑब्जर्व करता रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लेकिन देखो इसके उल्टी साइड में देखो L2 पॉइंट है। इस L2 पॉइंट की क्या खासियत है? देखो ये L2 पॉइंट पर अगर आप किसी ऑब्जर्वेटरी को लगाते हो तो ये हमेशा देखो इधर अंतरिक्ष से इधर से आने वाली रेस को वो ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के साइड दूसरी साइड में है। और दूसरा अगर ये सैटेलाइट है तो इस तरफ, जिस तरफ सन है इस साइड में हमेशा इसके सोलर पैनल रहेंगे। तो जो प्रकाश है वो पीछे रहेगा और यहाँ पर जो इसका जो मेन एंटीना होगा या जो मेन इसका ऑब्जर्वेशन वाले टूल्स होंगे उनको सामने से कोई प्रकाश नहीं आएगा। देखो यहाँ पर अगर आपने लगाया तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी सैटेलाइट को स्थापित करते हो तो वो डीप स्पेस से जो आने वाली रेज है उनको ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि सामने से वहां से सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है। तो बहुत ही दूर से आने वाली किरणें जो बहुत ही फेंट होती हैं, लाइट होती है, उसको इधर वाले जो होंगे, यहाँ पर जो सैटेलाइट हो या जो ऑब्जर्वेटरी होंगी, जो टेलीस्कोप होंगे, वो उसको आराम से डिटेक्ट कर ले। तो अगर आपको डीप स्पेस का अध्ययन करना है तो आपके लिए ये L2 पॉइंट अच्छा है। अगर आपको सन का अध्ययन करना है तो आपको L1 पॉइंट अच्छा है। और इसके अलावा दो और पॉइंट हैं, L4 और L5। देखो इसके एग्जाम्पल क्या है? अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम। इसमें देखो ये सन है, ये अर्थ है। तो देखो इसके सापेक्ष ये सारे पॉइंट स्थिर है। देखो यहाँ पर L1 है और वो L2 है और यहाँ पर L3, L4, L5 है। देखो सारे के सारे एक साथ घूम रहे हैं। देखो एक दो, ये देखो यहाँ यूं घूम रहा है और ये रहा वो बीच का ऑब्जेक्ट रेड कलर में L1 वाला, तो मैं अभी आपको बता रहा था। तो देखो ये सन और अर्थ के सापेक्ष स्थिर है, सब तीनों एक साथ एक ही इसमें प्लेन में ऐसे घूम रहे हैं। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट इसी तरह एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रूप से ऐसे घूमते रहते हैं। यही आपका लैग्रेंज पॉइंट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर L4 और L5 की, तो L4 और L5 के उदाहरण है जुपिटर के पास दो उसके क्या है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या होते हैं? ऐसे एस्टेरॉइड जो किसी ग्रह की कक्षा में होते हैं। देखो यहाँ पर जुपिटर घूम रहा है यूं। तो इसी के आगे और इसके पीछे देखो ये L4 पॉइंट और L5 पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों ट्रोजन एस्टेरॉइड हैं और ये इसके साथ साथ ऐसे ही घूमते रहते हैं हमेशा। यहाँ बीच में जुपिटर रहेगा और ये ट्रोजन जो एस्टेरॉइड है ये यहीं पर रहेंगे। ये तीनों एक साथ ऐसे घूमते रहेंगे। इनकी दूरी इसके सापेक्ष से स्थिर रहती है। तो जो किसी ग्रह की कक्षा में इस तरह के एस्टेरॉइड पाए जाते हैं और वो उसके साथ साथ ही मूव करते हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो यहाँ पर ये L4 और L5 की स्थिति पर पाए जाते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है L4 और L5 का। तो ये ध्यान में रखना है। और एस्टेरॉइड क्या होते हैं? देखो एस्टेरॉइड वो चट्टानी टुकड़े होते हैं जो किसी ग्रह का भाग नहीं बन पाते, एक तरह से मलबा होता है, डेब्रिस होता है। तो जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था
तो जो चट्टानी टुकड़े बच गए, जो किसी ग्रह का पार्ट नहीं बन पाए, वो एस्टेरॉइड में बदल गए। और मुख्य रूप से जो हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। देखो यहाँ पर, ये रहा आपका मार्स और ये रहा जुपिटर, इसके बीच में यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। लेकिन कुछ-कुछ एस्टेरॉइड होते हैं जो ग्रहों के साथ भी है। देखो ये रहा जुपिटर के साथ ट्रोजन एस्टेरॉइड है, ये इनकी कक्षा में मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक तो कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर है, वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। और ये चट्टानी टुकड़े होते हैं, और ये वो भाग है, या वो चट्टानी टुकड़े हैं जो किसी भी ग्रह का पार्ट नहीं बन पाए, और ये बीच में ऐसे इनके ग्रेविटेशनल बल की वजह से यहाँ पर बीच में फंस गए हैं। तो कभी एस्टेरॉइड की बात करेंगे तो वो इस एस्टेरॉइड बेल्ट से आते हैं ज्यादातर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात हुई हमारी इसकी आदित्य एल1 मिशन। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। देखो न्यूज में इसलिए था कि आदित्य एल1 मिशन ने सबसे पहले क्या किया, पहली बार उन्होंने सोलर फ्लेयर के कर्नल की इमेजेस को प्राप्त किया। देखो यहाँ पर लिखा है, आदित्य एल1 मिशन हैज कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल इन द लोअर एटमॉस्फेयर यूजिंग द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड। मतलब उन्होंने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का यूज करके इसने सोलर फ्लेयर, जो फ्लेयर होती है सौर ज्वालाएं जिसे आप कहते हो, तो सोलर फ्लेयर के कर्नल की, मतलब उसके जो निचला भाग है जहां से वो निकलती है, उस भाग को उसने कैप्चर किया। अभी सौर ज्वालाएं क्या होती हैं उसको मैं बताता हूँ कि क्या है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इन्होंने सोलर फ्लेयर का जो मूल होता है जहां से वो निकलती है लोअर एटमॉस्फेयर में सन के, उसको उन्होंने उसकी इमेजेस कैप्चर किया, इसलिए ये न्यूज में था। और देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इन्होंने X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर को कैप्चर किया। तो हमें इसमें ध्यान नहीं देना है कि क्या है ये क्या नहीं है, इतना डेप्थ में वो नहीं जाए। ठीक है, अब सोलर फ्लेयर्स क्या होती है इसको देखना होगा। देखो सोलर फ्लेयर अगर मैं बात करूं तो सन के सरफेस से हाई एनर्जी पार्टिकल रिलीज होते रहते हैं। सूर्य जो है उसकी सतह से हाई एनर्जी पार्टिकल, ज्यादातर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उससे उत्सर्जित होते रहते हैं, जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है, 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह के हाई चार्ज पार्टिकल जो हैं वो उसकी सरफेस से निकलते रहते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। और इनके साथ साथ लाइट भी होगी, इनके साथ उनका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मुख्य रूप से जो हाई एनर्जी पार्टिकल सन की सरफेस से उत्सर्जित होते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोलर फ्लेयर, और इनमें मुख्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सोलर फ्लेयर्स क्या है। इसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अगर यहाँ बात करें तो ये सन है, तो सन का देखो सबसे केंद्र का भाग होता है कोर। इस कोर में हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन का अर्थ है कि H+H आपस में जुड़ेंगे और निर्माण होगा हीलियम का। ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से यहाँ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और यहाँ पर नाभिकीय संलयन होने का कारण क्या है कि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है। तापमान बहुत ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के क्षेत्र में यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इसीलिए देखो कहते हैं ना, स्टार जो होते हैं उनकी खुद की एनर्जी होती है। वो एनर्जी कहाँ से उन्हें मिलती है, वहां इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से उन्हें खुद की अपनी एनर्जी मिलती है। अर्थ की खुद की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर कोई नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा, हम सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन इनकी खुद की एनर्जी है, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से यहाँ पर कोर में जनरेट होती है, और उसके बाद ये सरफेस की तरफ जाती है। और सरफेस की तरफ जाओगे तो सबसे पहले कोर से बाहर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है रेडिएशन जोन के थ्रू होता है। यहाँ से कोर से रेडिएशन के रूप में एनर्जी बाहर की ओर जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडिएशन जोन। अब रेडिएशन जोन के बाद आता है कन्वेक्शन जोन। जहां से ऊर्जा, रेडिएशन जोन से आगे जो ऊर्जा जाएगी वो कन्वेक्शन के रूप में जाएगी। यहाँ पर संवहन होगा। संवहन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो प्लाज्मा फॉर्म में मिलता है। अब प्लाज्मा फॉर्म क्या होता है, जब बहुत ज्यादा तापमान होता है तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, तो एक प्लस हो जाता है एक नेगेटिव हो जाता है। तो इस रूप में जो हाइड्रोजन है प्लस नेगेटिव के रूप में इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, तो उस अवस्था में जो सूप टाइप का एक मैटर बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो वो यहाँ पर इस उस फॉर्म में ये मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है कन्वेक्शन, और इसके बाद कन्वेक्शन जोन के बाद आता है आपका फोटोस्फीयर। और यही फोटोस्फीयर है जो हमें दिखाई देता है। हमें सूर्य के ये वाले भाग दिखाई नहीं देते हैं, हमें दिखाई देता है ये फोटोस्फीयर वाला भाग।
और इसके बाद वाला भाग आता है उसे बोलते हैं हम क्रोमोस्फियर, और फिर आता है ट्रांजिशन जोन। और सबसे बाहर का साइड है कोरोना, जो हमें ऐसे धुंधला धुंधला सा नजर आता है उसके सूर्य के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं कोरोना। हमें दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ फोटोस्फियर, और ये क्रोमोस्फियर और ये जो कोरोना वाला पार्ट है ये हमें ग्रहण के टाइम पर पूरे अच्छे से दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब ये वाला पार्ट और ये वाला क्रोमोस्फियर वाला पार्ट हमें दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सन की क्या क्या लेयर्स है। अभी मैं आगे समझाता हूँ सोलर प्लेयर्स क्या है। कितनी बात क्लियर हुई? एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पर एक कुछ एनोमली मिलती है, एक विसंगति मिलती है। देखो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ होना चाहिए? कोर पर। आप कोर से दूर जाओगे तो तापमान कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि क्रोमोस्फीयर का और इस कोरोना का टेम्परेचर इस फोटोस्फीयर से भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इस क्रोमोस्फीयर का और कोरोना का। ये विसंगति, इन सबका अध्ययन करेगा आदित्य एल1। अर्थात कि ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए था फोटोस्फीयर, क्योंकि यही ऊर्जा के स्रोत के पास है। लेकिन इसके कंपैरेटिव, फोटोस्फीयर के कंपैरेटिवली क्रोमोस्फीयर का और सोलर विंड का, सॉरी, कोरोना का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। पर इसमें सोलर विंड का रोल होता है। इस सोलर विंड के कारण इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं जो कोरोना में पहुंच जाते हैं और क्रोमोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से इनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखना है कि कोरोना का और क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर फोटोस्फीयर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। जबकि लॉजिक ये लगता है कि ये कम कम होना चाहिए, क्योंकि सेंटर से दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये विसंगति है जिसका अध्ययन ये करेगा। क्लियर हुई बात? अब देखो होता क्या, अब बात करते हैं सोलर विंड की। देखो यहां पर लिखा है सोलर विंड्स। अब ये है क्या? इस डायग्राम में देखो, अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी बताया था कि सन के अंदर जो मैटर है वो प्लाज्मा के फॉर्म में मिल रहा है, तो वहां पर जो प्लाज्मा फॉर्म में मैटर है वो इससे बाहर क्या करता, निकलता रहता है ऐसे हाई वेलोसिटी से, इसके बाहर ऐसे इजेक्ट होता रहता है उस मैटर को, उसको हम बोलते हैं सोलर विंड। देखो यहां से निकल रहा है, ये बहुत ही संकरे जैसे, इस तरह से ये संकरे फॉर्म में जब निकलता है तो उसे बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, जिनका वेग 500 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। तो सूर्य की सतह से, सूर्य की सरफेस से जो हाई एनर्जी पार्टिकल रिलीज होते हैं या इजेक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोलर फ्लेयर, जिसके अंदर मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है सोलर फ्लेयर्स के बारे में। और दूसरा होता है कोरोनल मास इजेक्शन। अब कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब, ये देखो ये कोरोना जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, मैंने बताया इसमें के अंदर भी क्या मिलेंगे आपको? वही चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन में ये जो कोरोना का पार्ट है जिसमें ये आवेशित कण है, ये धीरे से क्या करता है, अलग हो जाता है। सोलर फ्लेयर्स की स्पीड बहुत होती है, लेकिन कोरोना जो मास इजेक्शन जो होता है उसमें वो एक क्लाउड के रूप में, एक बादल के रूप में अलग हो जाता है पूरे के पूरे सन से। यहाँ से एक क्लाउड का बनेगा, क्लाउड के रूप में धीरे धीरे वो यहाँ से अलग हो जाएगा। इनकी स्पीड सोलर विंड जितनी नहीं होती। तो दोनों में अंतर है। सोलर विंड थोड़े संकरे भी होते हैं, उनमें चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्लाउड के रूप में अलग होता है कोरोनल मास इजेक्शन। लेकिन दोनों में ही चार्ज पार्टिकल ही जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सन में जो भी मैटर है वो प्लाज्मा फॉर्म में है, हाइड्रोजन है प्लाज्मा फॉर्म में, हीलियम है प्लाज्मा फॉर्म में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होते रहते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हुई? अब देखो आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा था उसको भी थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये रहा। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि हमारा क्या था, फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन था सन के अध्ययन के लिए। इसको 2023 में हमें लॉन्च किया था और इसको डाला गया था L1 पॉइंट पे। अब इसके बाद एक और इसमें कक्षा है जिसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। देखो हेलो ऑर्बिट क्या होता है, इधर देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर। देखो ये L1 दिख रहा है आपको। अब इस L1 के चारों ओर इस ऑर्बिट में ऐसे घूमता है आपका आदित्य L1। इस पॉइंट पर उसको स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि अगर L1 पॉइंट पे स्थापित करोगे तो बार बार उसकी कक्षा को अरेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको सुविधाजनक बनाने के लिए इसको इस L1 पॉइंट के इस तरह चारों एक छोटी सी कक्षा में ऐसे ऐसे वो घूमने लगता है। रहता L1 पॉइंट के पास ही है, इसके चारों ओर ऐसे एक कक्षा में घूमता रहता है। इस ऑर्बिट को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर भी आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर भी L1 पॉइंट पर नहीं है। यहाँ पर भी L1 पॉइंट पर नहीं है, ये L1 पॉइंट यहाँ पर नहीं है, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। इस ऑर्बिट को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट।
तो L1 पॉइंट पर इसको स्थिर रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारा उसमें फ्यूल का खर्चा होता है, टेक्निकोलॉजिकली भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम देता है, इसलिए क्या करते हैं इसके चारों तरफ घूमने वाली ऑर्बिट में उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो वो जो कक्षा है जिसमें वो घूमता है L1 पॉइंट के चारों तरफ, उसे बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। तो हमने लैग्रेंज पॉइंट देख लिया, हेलो ऑर्बिट दोनों देख लिया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका था आदित्य L1 वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य थोड़े से देख लेते हैं, आदित्य L1 के उद्देश्य क्या था, इसका क्या, इसके लिए क्यों लॉन्च किया गया था। देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे यहाँ पर समझ में आएगा। देखो आदित्य L1 को यूज किया था कि ये प्रोवाइड मोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग। अभी मैंने कहा था कि कोरोना का टेम्परेचर ज्यादा है, तो कोरोना कैसे हीट होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दूसरा देखो कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में पढ़ेगा। अभी मैंने बताया कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, एक क्लाउड के रूप में कोरोना से हाई एनर्जी पार्टिकल रिलीज होते रहते हैं, उसे बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। फिर प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज, मतलब सोलर फ्लेयर एक्टिविटी का अध्ययन करेगा। फिर कहता है दियर कैरेक्टरिस्टिक्स डायनेमिक ऑफ स्पेस वेदर। देखो अब जो सोलर फील्ड चलती हैं उसकी वजह से स्पेस वेदर कैसे इंपैक्ट होता है, तो स्पेस वेदर का भी ये स्टडी करेगा। इसके बाद देखो प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल एंड फील्ड ईटीसी, मतलब इसके साथ साथ जो चार्ज पार्टिकल मूव होते हैं सोलर विंड में उनका अध्ययन करेगा, उनके साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी अध्ययन करेगा सन के, और सोलर फ्लेयर उनके साथ भी मैग्नेटिक फील्ड जो जुड़ा होता है उसकी भी वो स्टडी करेगा। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ये जो चार्ज पार्टिकल सन से रिलीज होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी प्रभावित करते हैं। हमारे अर्थ पर आपने सुना होगा जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो जब सोलर विंड अधिक मात्रा में होता है, कोरोनल मास इजेक्शन बड़ी मात्रा में जब हो जाता है, तो अर्थ पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं। तो वो स्पेस वेदर है जो हमारे अर्थ को भी प्रभावित करता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित करता है। और जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित होता है तो हमारे अर्थ पर भी बहुत सारे प्रभाव उसके देखने को मिलते हैं। नेविगेशन प्रभावित होता है, हमारे सैटेलाइट प्रभावित होते हैं, हमारे पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं, पाइपलाइंस में प्रॉब्लम आने लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम अभी देखेंगे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में। तो ये इसका उसका अध्ययन करना चाह रहा है, और मैंने बता दिया कि इसका रीजन क्या है। तो इनकी बेहतर समझ के लिए, इनके प्रिडिक्शन के लिए ये इसका अध्ययन करना जरूरी है। अब अगला जो है वो सनस्पॉट है। सनस्पॉट को अभी आगे पढ़ेंगे उसके अंदर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में, तो वहां पढ़ाऊंगा सनस्पॉट्स क्या है। अब देखो दूसरा टॉपिक, तो ये क्लियर हुआ आदित्य L1, तो न्यूज में था थोड़ा सा, हमने देख लिया। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। अब आते हैं, देखो एक और मिशन है जिसका नाम था पोलरिस डॉन मिशन, ये भी बहुत चर्चा में था। तो इस मिशन के अंतर्गत क्या किया गया था कि ये पहली बार इसके अंदर एक प्राइवेट स्पेस वॉक को अरेंज किया गया था। गैर सरकारी मिशन था जिसके अंदर स्पेस वॉक किया गया। स्पेस वॉक का अर्थ क्या, कि अंतरिक्ष में जो हम सैटेलाइट भेजते हैं उससे बाहर निकलकर कोई भी एक्टिविटी करना, कोई भी काम करना स्पेस वॉक के अंतर्गत आता है। तो आपको जिस सैटेलाइट के अंदर भेजा गया उससे आप बाहर निकले, आपने स्पेस सूट पहना, और बाहर निकल के आपने हो सकता है कि सैटेलाइट को सही किया, आप हो सकता है कि कुछ और काम करा, या इधर घूम के आ गए, या सिर्फ बाहर निकल के खड़े हो गए। वो सब जो जो भी काम आप बाहर उस स्पेसशिप से निकल के करते हो उसे क्या बोलते हैं, स्पेस वॉक कहा जाता है। देखो यहाँ पर अगर देखोगे इस तरह से ये बाहर निकले, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे उन्होंने स्पेस वॉक का नाम दिया। तो आप अपने जो आपका जो अंतरिक्ष यान था उससे बाहर निकलकर कोई भी एक्टिविटी जो करते हैं उसे बोला जाता है स्पेस वॉक। और पोलरिस डॉन मिशन के दौरान ये क्या कहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये प्राइवेट स्पेस वॉक को अरेंज किया गया, क्योंकि ज्यादातर सरकारी मिशन ही होते हैं, सरकारों के मिशन होते हैं। तो पहली बार इस मिशन के अंतर्गत ऐसा हुआ है, पहला तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा देखो क्या है कि इसको किस ऊंचाई तक भेजा गया। देखो ये 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया पोलरिस डॉन मिशन। यहाँ पर वो सैटेलाइट पहुंचा, उसके बाद वो क्या कि यहाँ पर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद वो वापस से निचली कक्षा में आया 700 किलोमीटर की, और यहाँ पर स्पेस वॉक किया गया। इस क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में किया गया। और यहाँ पर क्यों नहीं किया, देखो ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है। तो हम अभी देखेंगे कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हाई एनर्जी जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन क्षेत्रों में जो अति आवेशित कण है उनको ट्रैप कर लेता है। हाई एनर्जी पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे अभी मैंने बताया था सोलर विंड से जो निकलते हैं,
तो सोलर विंड से निकलने वाले जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, कॉस्मिक रेस से जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आते हैं, उनको पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन क्षेत्रों में ट्रैप कर लेता है। तो ये हाई रेडिएशन जोन है, हाई एनर्जी पार्टिकल वाला क्षेत्र है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो इस क्षेत्र में से ये लोग गुजरे, तो अध्ययन किया गया कि किस तरह का इसका मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने एक नए स्पेस सूट को डिजाइन किया था कि वो स्पेस सूट इन रेडिएशन को कितना रोकने में सक्षम है। तो नया डिजाइन किया गया वो स्पेस सूट, तो उसको भी देखा गया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो यहाँ पर इसमें से गुजरा, इस वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में से थोड़ी ऊंचाई पर गया, फिर वापस आया और यहाँ पर आकर स्पेस वॉक उन्होंने की, क्योंकि ये सेफ जोन है, ये 1000 किलोमीटर से ऊपर शुरू होती है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो यहाँ पर आके स्पेस वॉक की, ना कि यहाँ पर। ये देखो हब्बल जो स्पेस टेलीस्कोप है वो सिर्फ कितने पर है, 515 किलोमीटर पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पर है, वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये बात क्लियर हुई। अब दूसरी चीज इसके बारे में और ध्यान रखना कि ये अभी तक का सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचने वाला मिशन है, क्रूड मिशन है, जिसमें मानव गया है। अगर हम चंद्रमा के मिशनों को छोड़ दे तो कंडीशन अप्लाई है पहले ही, कि मानव को चांद पर भेजा गया, मून पर भेजा गया था, वो मिशन तो अलग है कि उसमें हमने किसी दूसरे ग्रह पर मनुष्य को भेजा। लेकिन अगर उन मिशनों को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर जाने वाला क्रूड मिशन है, जिसके अंदर लोग थे। तो लगभग 1400 किलोमीटर तक गया है। इससे पहले का जो सबसे अधिक ऊंचाई पर जाने वाला क्रूड मिशन था वो था जेमिनी 11। तो जेमिनी 11 इससे थोड़ा सा नीचे था, 1373 तक शायद था। तो यहां तक वो पहुंचा था, उसमें भी लोग थे, लेकिन इसने उसको भी सीमा को तोड़ दिया और उससे भी अधिक ऊंचाई तक ये पहुंचा। हो सकता है कोई फैक्चुअल पूछ ले, तो ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। तो ये तो इसके हो गए क्या, फैक्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें किया क्या गया। अभी आपको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट मुझे पढ़ाना है कि वो क्या है। तो ये पोलरिस डाउन मिशन था। इसमें मेन व्यक्ति जो गए थे वो कौन से थे, आइजक मैन थे। और इनका ये फाउंडर है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी शिफ्ट 4 के। तो ये थोड़ा सा अगर बाई चांस आपको भी पूछ ले तो ये ध्यान में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में गए थे। ये 1000, 1500, 2000 की जो ऑर्बिट होती है उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये वहां तक ही गए थे। ठीक है, ये सब बाकी मैंने आपको बता दिया। अब इसका सिग्निफिकेंस जो हमें देखना है कि इसका महत्व क्या था। सबसे पहले तो मैंने बताया वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में से गए, जो हाई एनर्जी पार्टिकल इस क्षेत्र में होते हैं, इसलिए। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, देखा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर। और इन्होंने एक नया स्पेस सूट डिजाइन किया था। उसको भी देख रहे थे कि वो इन रेडिएशन बेल्ट में किस तरह से बिहेव करता है, कैसे वो मनुष्य की रक्षा कर पाता है। तो ये देखो यहाँ लिखा है, दिस मिशन विल इन्वॉल्व ऑर्बिटिंग थ्रू द वैन एलन बेल्ट, रीजन ऑफ इंटेंस रेडिएशन दैट एस्ट्रोनॉट टिपिकली अवॉइड। ज्यादातर अवॉइड करते हैं किस जोन को। द एबिलिटी टू नेविगेट दिस बेल्ट इज क्रूशियल फॉर फ्यूचर मिशन टू मार्स। कि आगे हमें मार्स पर अगर इंसान को भेजना है तो इन्हीं बेल्ट्स में से होकर गुजरना पड़ेगा। और उसका अंतरिक्ष यात्रियों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखा कि देखने के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में भेजा गया कि क्या प्रभाव पड़ता है अंतरिक्ष यात्रियों पर उसका। देखो फिर क्या किया, वही मैंने बताया कि एक स्पेस सूट इन्होंने डिजाइन किया था, उसको चेक कर रहे थे कि वो कितना इन रेडिएशन को रोक पाता है। फिर ताकि हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि जो अंतरिक्ष यात्री गए, जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो उनकी हेल्थ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो उनमें सबसे पहला एक तो है स्पेसिफिक एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। इसका अध्ययन किया गया। ये क्या होता है ये भी ध्यान रख। देखो इसके अंदर क्या किया था, आपके क्या किया था, आई साइट और ब्रेन स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। कि जब आप स्पेस में जाते हो तो आपके आईज पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है। तो जब आप रहते हो तो आपका जो मस्तिष्क ब्रेन है वो ऊपर की ओर हो जाता है, आपके जो दिमाग में पीछे पीयूष ग्रंथि है वो भी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो हमारे जो शरीर की स्ट्रक्चर है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनमें दिक्कत आने लगती है। तो उनका अध्ययन यहाँ पर किया गया, न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम का। तो ये आपको ध्यान में रखना कि न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम किससे संबंधित है यहाँ पर। इसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, डिकम्प्रेशनल सिकनेस के बारे में भी यहाँ पर देखा गया। डिकम्प्रेशनल सिकनेस क्या है, देखो जब आप स्पेस में जाते हो तो वहां पर वायुदाब कम होता है, प्रेशर कम होता है। और जब आप बिल्कुल अंतरिक्ष यान से बाहर जाते हो तो वहां पर निर्वात की स्थिति होती है। तो जब आप स्पेसशिप से बाहर जाते हो तो आपको एक स्पेस सूट पहनाया जाता है। तो जो स्पेस सूट होता है उसके अंदर वायुदाब कम होता है, प्रेशर कम होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसमें देखो ये जो आपका जो स्पेस क्राफ्ट था, इसके अंदर वायुदाब अर्थ जैसा ही रखा जाता है।
अर्थ लाइक कंडीशन होती है पूरी तरह से इसके अंदर। लेकिन जब वो ये स्पेस सूट पहनता है और जब बाहर जाने लगता है तो इस स्पेस सूट में जो वायुदाब होता है वो इसकी तुलना में कम होता है। अब जब वायुदाब कम होगा, प्रेशर कम होगा हमारे शरीर पर, हमें आदत है पृथ्वी पर रहने की। तो जब वो वायुदाब कम होगा तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी लिक्विड है, हमारा ब्लड जो हुआ या टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, उनके अंदर जो डिसॉल्व नाइट्रोजन होता है वो बबल्स के रूप में बाहर आने लगता है। मान लो हमारा जो ब्लड है इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन भी होती है, इसके अंदर CO2 भी होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है। और वो क्या रिलीज होने लगता है और ऐसे बबल्स के रूप में बनने लगता है। और जब उसके बबल्स बनेंगे तो हमारी वेन्स को रोक देगा वो। हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमें पैरालिसिस हो सकता है, तो तरह-तरह के उसके इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसे कहा जाता है डिकम्प्रेशनल सिकनेस। डिकम्प्रेशनल, तो नाइट्रोजन गैस के बबल बनने लगते हैं हमारे शरीर में। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि डिकम्प्रेशनल सिकनेस क्या होता है और ये स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर लेजर कम्युनिकेशन टेस्ट भी किया गया, लेजर के थ्रू कम्युनिकेट किया गया। अब वो किस चीज के बीच में किया गया? देखो यहाँ पर जिसकी जो स्टारलिंक सैटेलाइट का जो नेटवर्क है स्पेसएक्स का, उसके बीच में और इस इनके सैटेलाइट के बीच में आपस में लेजर के थ्रू कम्युनिकेशन भी किया गया था। देखो यहाँ पर लिखा है द क्रू विल टेस्ट लेजर कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड बाय स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क। ठीक है, तो लेजर कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा स्टारलिंक के जो उसके जो सैटेलाइट है उनके मध्य में और इस स्पेसक्राफ्ट के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले टाइम में मून पे जाओगे, मार्स पे जाओगे, आगे जाओगे तो इसी तरह का कम्युनिकेशन काम आएगा। तो ये इसीलिए आपको क्या करना था, ध्यान में रखना। तो ये इसके सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंस है। पहला हो गया कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतरिक्ष यात्रियों पर। फिर स्पेस सूट डिजाइन किया गया कि क्या ये उन हाई रेडिएशन पार्टिकल्स को रोक पाता है, कितना रोक पाता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, हेल्थ पर रिसर्च के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे और उसके बाद उन्होंने लेजर कम्युनिकेशन स्थापित किया। तो शॉर्ट में इतना ही एग्जाम की दृष्टि से इतने में काम हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की। देखो हमें कंसेप्चुअल चीजें पहले पढ़ लेनी चाहिए। अब अगर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की मैं बात करूं तो आपने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सुना होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैं बात करूं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पर ये देखो, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये जो लाइन नजर आ रही है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है। ये ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, जियो मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं। तो देखो वहां पर क्या होता है कि अर्थ के अंदर लेयर्स होती हैं, हमने सुना होगा, कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है। फिर कोर को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। और उस आउटर कोर में फेरस है, निकिल आयरन है, निकिल है, इस तरह के धात्विक तत्व है वहां पर। तो अगर यहाँ पर बात की जाए इस तरह से, यहाँ पर ये मैं ले लूं इनर कोर। अगर हम ले ये सबसे अंदर का पार्ट है, इसे कहते हैं इनर कोर। आईसी का मतलब इनर कोर। और इनर कोर के ऊपर की साइड में होता है आपका आउटर कोर, ये है आपका आउटर कोर। और इसमें आयरन है, निकिल है, ये सब के सब एक तरह से कहें प्लाज्मा फॉर्म में यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 6000 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर मिलता है। और अब यहाँ पर क्या होगा, ये तरल, ये लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है और ये सॉलिड है। और अगर यहाँ पर लिक्विड है तो इसमें कन्वेक्शन करंट चलती है, इस तरह से इसमें कन्वेक्शन करंट प्रवाहित होती है, संवहनीय धारा है, इस तरह से इसमें कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं। और कन्वेक्शन करंट के रूप में यहाँ पर आयनित कण घूम रहे हैं, फेरस के और निकिल के। तो वो जब इस तरह से आयनित कण घूमेंगे उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अर्थ का। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव घूम रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट घूम रहा है और इस इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम डायनमो इफेक्ट कहते हैं। तो जो आउटर कोर है इसमें ये आयनित फॉर्म में धात्विक तत्व जो घूम रहे हैं, इसकी वजह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है आउटर कोर की वजह से। तो यहाँ पर देखो ये रहा, और ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं इन्हें बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइंस। और देखो ये ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं।
इस तरह का कोई बार मैग्नेट नहीं रखा हुआ है अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई अंदर कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है इस तरह से नॉर्थ साउथ आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो एक तरह से अर्थ इस तरह से नॉर्थ और साउथ की तरह बिहेव करती है, क्योंकि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेट अगर है तो उसका क्या होगा, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, और इसकी इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या, अभी हमने देखा था कि सूर्य से सोलर विंड्स निकलते हैं, और सोलर विंड में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो अति आवेशित कण जो होते हैं वो इस तरह से अर्थ की ओर आ रहे हैं सोलर विंड के रूप में। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, ये यहाँ तक। तो ये सोलर विंड जब इसकी तरफ आती है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है इधर और उधर। ये सोलर विंड यहाँ से आ रही है और इन्हें वो यूं डिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ से यूं चला गया और इधर ही इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है। अर्थात वो पृथ्वी के, ये देखो ये यहाँ पर जो छोटे से दिख रही है ये अर्थ है, छोटा सा गोला। तो ये इन जो अति आवेशित कण हैं उनको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन फिर भी कुछ अति आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, वो इसमें से निकलकर कुछ दूरी तक आ जाते हैं और उनको ट्रैप करता है ये मैग्नेटिक फील्ड, उनको अपने अंदर यहाँ पर ट्रैप कर लेता है। तो जो सोलर विंड के दौरान हमारे यहाँ पर अति आवेशित कण आते हैं, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल आते हैं, उनको पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रैप कर लेता है, वो उनको रोक लेता है, अपने अंदर फंसा लेता है एक तरह से कहें। और उन क्षेत्रों को बोला जाता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो ऐसे दो क्षेत्र हैं, एक तो देखो यहाँ पर आउटर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर है, इस जैसे ही आपका मैग्नेटो पॉज आती है, या जिसे बोलते हैं आपको हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय सीमा। तो ये जो मैग्नेटोपोज है ये सीमा है इस मैग्नेटोस्फीयर की। मैग्नेटोस्फीयर का अर्थ चुंबक, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर, और इसकी जो बाहरी सीमा है उसे हम बोलेंगे मैग्नेटोपोज। तो यहाँ से बहुत सारे कण तो विक्षेपित हो गए, लेकिन कुछ अंदर आते ही यहाँ पर एक बेल्ट बन जाती है, यहाँ पर उनको वो ट्रैप कर लेता है, वो हो जाती है आउटर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। और कुछ कण और आगे तक आते हैं, तो थोड़ी निचाई पर आकर थोड़ी जब और पृथ्वी के समीप पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक और बेल्ट बन जाती है जिसे लोअर वैन एलर रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। तो दो बेल्ट बनती हैं, दो जोन बनते हैं जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन अति आवेशित कणों को ट्रैप कर लेता है, एक अपर और एक लोअर। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि जब सोलर विंड्स यहाँ पर आती हैं तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो इधर देखो यहाँ पर जब ये सामने इसको आता है तो ये इसको कंप्रेस करता है। ये जो सोलर विंड है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे धक्का देती है, एक तरह से कहो इसको कंप्रेस कर देती है। तो इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की जो दूरी है वो कम होती है, इतनी सी है। लेकिन देखो बैक साइड में देखो, यहाँ पर नाइट साइड है, ये डे साइड है, यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो ये वाला क्या होगा, डे साइड होगा, वो वाला नाइट साइड होगा। और यहाँ पर देखो कितनी दूरी तक है। तो जिस साइड में सन होता है, सोलर विंड होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की ऊंचाई या उसकी दूरी कम होती है, दूसरी साइड में ज्यादा होती है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक टेल। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो ये इस साइड में, इस वाली साइड में पृथ्वी की जो त्रिज्या है लगभग 6370 के आसपास है, तो उसका लगभग 10 गुना है, मतलब 60,000 किलोमीटर तक ही यहाँ पर मिलेगा। अर्थात पृथ्वी से अगर सतह से लोगे तो 60,000 किलोमीटर तक ये चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अगर इस साइड में जाओगे तो पृथ्वी की त्रिज्या का 100 गुना तक, पृथ्वी की त्रिज्या का 100 गुना दूरी तक ये वाला क्षेत्र यहाँ पर फैला जाता है, और ये चंद्रमा से भी आगे तक है। तो जो मैग्नेटिक टेल है वो चंद्रमा से आगे तक के क्षेत्र को कवर करती है, लेकिन ये वाला पार्ट है ये कम दूरी को क्या करता है, मतलब ये लगभग 60,000 किलोमीटर तक है। ये बात क्लियर हुई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है और वैन एलर रेडिएशन बेल्ट क्या है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रेडिएशन बेल्ट है, एक तो आउटर रेडिएशन बेल्ट है और दूसरी कौन सी है, इनर रेडिएशन बेल्ट। क्लियर हुआ। पहले तो यही बात की बनती कैसे है, बनती ऐसे है कि जो अति आवेशित कण आ रहे हैं पृथ्वी की ओर, उनको पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ट्रैप कर लेता है, जिससे दो फील्ड बनते हैं, दो जोन बनते हैं, दो बेल्ट बनते हैं, एक इनर रेडिएशन बेल्ट और एक आउटर रेडिएशन। हाई एनर्जी पार्टिकल यहाँ पर ट्रैप है और यहाँ पर भी ट्रैप है, मतलब ये हाई रेडिएशन जोन वाला क्षेत्र है। और अंतरिक्ष यात्री इसीलिए इसमें से गुजरने से बचते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा होता है।
और हमारे जो सैटेलाइट है वो भी हम या तो यहाँ स्थापित करते हैं, यहाँ स्थापित करेंगे, यहाँ स्थापित करेंगे, इनके बीच में जो गैप है वहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वैन अलर रेडिएशन बेल्ट क्या है। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लें। देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर तो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ देखो ये इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई 1600 से लेकर 13,000 किलोमीटर है, जो अभी हमने देखा। तो लगभग 1000 से लेकर 13,000 किलोमीटर मानी जा सकती है। इसके बाद देखो अपर वाले की, ये आउटर वाले की कितनी है, ये 19,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर तक है। तो दो आपकी बेल्ट बन गई, एक यहाँ वाली और एक एक जस्ट देखो ये कितनी है बता रहा, 40,000 है, मतलब वही 60,000 से थोड़ा सा नीचे आने पर, जहां से आपका चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट होता है, मैग्नेटोपोज होता है, उससे थोड़ा सा अंदर से। तो ये दो बेल्ट हैं जो आपको ध्यान में, क्लियर हुआ? यहाँ पर भी देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 1000 से लेकर 8,000 माइल तक का इनर बेल्ट। और ये जीपीएस वाले सैटेलाइट देखो इससे यहाँ ऊपर लगाए गए हैं। और फिर दूसरे देखो कौन सा है, आउटर बेल्ट 12 से लेकर 25,000 माइल तक है, और वो इससे आगे लगाए गए हैं, जियो सिंक्रोनस वाले बेल्ट से आगे हैं। तो जहां पर गैप है, जहां पर ये रेडिएशन नहीं होता, वहां पर सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान में रखना है, वैन एलम रेडिएशन। अब आते हैं, हम बात करते हैं किस पे, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पे। ये बात करनी बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आया भी था 2-3 साल पहले, आया हुआ है यूपीएससी में। देखो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जियो का मतलब अर्थ, और मैग्नेटिक स्टॉर्म, स्टॉर्म का अर्थ क्या होता है, विक्षोभ आना, टर्बुलेंसेस आना। मतलब कोई सामान्य स्थिति है उसमें एकदम से विचलन आ जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। और किसमें, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में। और किसके, अर्थ के। तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में अचानक से कुछ विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें टर्बुलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसीलिए पढ़ाया था कि यहाँ काम आएगा। तो जियो का हो गया मतलब अर्थ, मैग्नेटिक स्टॉर्म का अर्थ हो गया कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र में जो टर्बुलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, एकदम से जो विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। अब देखना होगा कि इसका कारण क्या है। अब इसका कारण देखो क्या, इसका कारण है सोलर विंड या कोरोनल मास इजेक्शन। देखो सामान्य रूप से सोलर विंड आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आती रहती है, और उसको पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैनेज करता रहता है। लेकिन कई बार सोलर विंड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, चार्ज पार्टिकल की मात्रा बढ़ जाती है, कोरोनल मास इजेक्शन की भी संख्या बढ़ जाती है। तो अब चार्ज पार्टिकल जो पृथ्वी की ओर आ रहे हैं वो बड़ी मात्रा में आने लगते हैं, और जब वो बड़ी मात्रा में आएंगे तो वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे। और जब इसके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, इसको बार बार कभी कंप्रेस करेंगे, कभी इसको क्या करेंगे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी वो इसके अंदर से क्रॉस करने की कोशिश। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, उसमें टर्बुलेंसेस आने लगते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। अब बताओ, ये सोलर विंड ज्यादा होंगी तो ये चार्ज पार्टिकल है तो हमारे एटमोस्फेयर में भी तो घुसेंगी। अब अगर ये हमारे एटमोस्फेयर में आएंगी तो हमारे एटमोस्फेयर को गर्म भी तो ज्यादा कर देंगी। अब अगर हमारे एटमोस्फेयर को गर्म करेंगी तो जो जिस कक्षा में सैटेलाइट था वहां का एटमोस्फेयर थोड़ा सा फैल जाएगा, क्योंकि गैसेस गर्म होने के बाद फैलती हैं। और जब वो गर्म होने के बाद ऐसे फैल जाएगा तो जो हमारा सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट ऊपर नीचे हो जाएगी। जिस कक्षा में हमने उसको स्थापित किया था, तो आपको उसको वापस सही करना पड़ेगा। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण है जो सैटेलाइट में, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। जो वहां पर अंतरिक्ष यात्री हैं उन पर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा, उनको कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है। तो सैटेलाइट को नुकसान फिजिकली भी हो सकता है, वहां पर उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान होता है, रेडिएशन का खतरा स्पेस यात्रियों को बढ़ जाता है, उनकी कक्षा में अंतर आने लगता है। ये सारे काम होते हैं इसकी वजह से। ये क्लियर हुआ बात? तो जियो में पहले तो हमने देखा कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है क्या, फिर हमने देखा कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना ही देखा, अभी और प्रभाव भी होंगे। रेडियो कम्युनिकेशन में भी होगा, क्योंकि आप आयनोस्फीयर का यूज करते हो, उसमें हमारे आयन मंडल के साथ रेडियो पे टकरा के वापस आते हैं, जिससे कम्युनिकेशन स्थापित होता है। तो जब ये वहां पहुंचेंगे तो ये वहां पर भी तो आयन है, तो ये उनको भी तो डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये खुद चार्ज पार्टिकल है। तो आयनोस्फीयर में डिस्टर्बेंस होगा तो हमारा रेडियो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब लिखा है, अब एक एक करके इनको देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
सबसे पहले तो ऑरोरास ये और दक्षिण तक दिखाई देने लगेगी। आपने ध्रुवीय ज्योतियां सुनी होंगी। ध्रुवीय ज्योतियां क्या होती है, देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ, यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं। अब जो चार्ज पार्टिकल आगे तक पहुंच जाएंगे वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं के साथ साथ हमारे ध्रुवों की ओर आने लगते हैं। देखो यहाँ पर यूं आएंगे ये चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इन चुंबकीय बल रेखाओं के साथ हमारे ध्रुवों की ओर ऐसे आने लगते हैं, क्योंकि इनको सीधा क्रॉस करना मुश्किल है। तो ये इनके सहारे सारे ऐसे ऊपर से और ऐसे नीचे दक्षिण से आने लगते हैं। जब ये ध्रुवों पर ऐसे पहुंचेंगे तो ध्रुवों पर पहुंचने पर वहां के वायुमंडल के साथ इंटरेक्शन करेंगे। जो वहां पर गैसेस हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन होगा, तो वहां से उनके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे जब उनको ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मिलेगी, तो जिससे वो अलग अलग कलर के रंग दिखाने लगते हैं। तो ध्रुवीय ज्योतियां यहाँ पर ध्रुवों पर दिखाई देती हैं, जिसका कारण क्या है, ये जो सोलर विंड आ रही है इसके चार्ज पार्टिकल पोल से पहुंच जाते हैं और वहां गैसेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको आवेशित करते हैं, जिससे अलग अलग कलर निकलते हैं। लेकिन ये घटना कहाँ की है, ध्रुवों की। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पर सोलर विंड की स्पीड बढ़ जाए और इनके कणों की मात्रा बढ़ जाए, मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, तो ये हमें जो ध्रुवीय ज्योतियां और दक्षिण तक नजर आने लगेंगी। तेरे जो पोल्स पे नजर आती थी वो पोल से और नीचे तक हमें नजर आएंगी। तो ये हमें आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये लिखा है, तो क्या लिखा है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कैन क्रिएट ब्यूटीफुल ऑरोरास नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स ड्यू टू हीटिंग एंड डिस्टोर्शन ऑफ द आयनोस्फीयर के डिस्टोर्शन की वजह से और हीटिंग की वजह से क्या होने लगेगा, ये ऑरोराज और दिखाई देने लगेंगे और दक्षिण तक दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद रेडियो डिस्ट्रप्शन आएगा, स्टॉर्म कैन डिस्टोर्ट द आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्बिंग लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन, जो लंबी दूरी का जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है आयनोस्फीयर के दूर द्वारा आयन मंडल के माध्यम से, उस पर क्या करेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद सैटेलाइट पर इंपैक्ट पड़ेगा। देखो आयनोस्फीयर एक्सपेंशन कैन इंक्रीज सैटेलाइट ट्रैक। सैटेलाइट ट्रैक देखो मैंने बताया ना कि वायुमंडल में होगा तो ये जो लेयर्स है वो गर्म हो जाएंगी, तो वो ऐसे फैल जाएंगी तो आपका सैटेलाइट की ऑर्बिट भी क्या होगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यही लिखा है इसमें, एक्सपेंशन कैन इंक्रीज सैटेलाइट ट्रैक टेकिंग दियर ऑर्बिट्स हार्डर टू कंट्रोल, उनकी कक्षा को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड मे डैमेज सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज करेगा ड्यू टू द बिल्डअप एंड डिस्चार्ज ऑफ स्टैटिक चार्ज, आवेशित कणों की वजह से उसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी खराब हो सकता है सैटेलाइट का। ये भी मैंने आपको बता दिया। नेविगेशन एंड पावर ग्रिड, देखो यहाँ पर क्या होता है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कैन डिस्टर्ब ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसको भी क्या कर सकता है, ये प्रभावित करेगा, क्योंकि बहुत सारों में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का यूज किया जाता है नेविगेशन में। पक्षी जो होते हैं वो माइग्रेशन भी जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। तो अगर उसमें डिस्ट्रप्शन आ रहा है, उसमें कुछ विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भी प्रभावित होंगे। तो हमारा जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा, पक्षियों का माइग्रेशन है वो भी, एनिमल्स का जो माइग्रेशन है वो भी प्रभावित, एंड क्रिएट हार्मफुल जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट GICs, ये करंट उत्पन्न करेगा जिससे हमारे पावर ग्रिड है और पाइपलाइन है इनको डैमेज हो सकता है। अब ये GIC क्या होती है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में विक्षोभ उत्पन्न होंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो जो आपकी जो पावर ग्रिड है, बड़े बड़े जो बड़ी लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, तो उन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा, जिससे पावर का ऐसे फ्लक्चुएशन होगा, जिससे ग्रिड फेल हो सकता है, उन वायर्स में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह बड़ी लंबी लंबी पाइपलाइन है वो भी तो चालक धातु हैं, कंडक्टर्स हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उन पाइपलाइंस में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, तो उनको डैमेज हो सकता है। तो ये इसको बोला गया है जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट, कि हमारा जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें विक्षोभ उत्पन्न होने की वजह से जो करंट उत्पन्न हो जाता है उसने इंड्यूस किया करंट्स को किनके अंदर, कंडक्टर्स में। और कंडक्टर्स कौन सा है, हमारी वायर्स, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। पावर ग्रिड में डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, तो वो सारी दिक्कतें इससे होने लगती हैं, उसे बोलते हैं जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स। क्लियर हुआ। तो ये सारे के सारे वहां पर आपको समस्या देखने को, क्लियर है।
अब देखो ये रहा सोलर विंड के बारे में जो मैंने आपको बताया था। देखो सोलर विंड क्या है? सोलर विंड इज ए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, लगातार निकलने वाले क्या चार्ज पार्टिकल हैं, प्राइमली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एमिटेड फ्रॉम द सन्स आउटर मोस्ट एटमोस्फियर नोन एज द कोरोना। क्लियर हुआ? तो वहां से वो बाहर लगातार निकलते हैं। These particles travel through the solar system at a speed of 250 to 500 miles पर सेकंड। देखो वो रहा 400 से लेके 800 किलोमीटर पर सेकंड की दर से ये जाते हैं, और किस फॉर्म में है? प्लाज्मा स्टेट में। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ ये? अब देखो द सोलर मैग्नेटिक फील्ड इज कैरीड अलोंग विद द सोलर विंड। अब वो चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनके साथ क्या होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा, इन्फ्लुएंसिंग इट्स मूवमेंट, जो इसकी जो मूवमेंट है उसको प्रभावित। क्लियर हुआ? डिफरेंट रीजन ऑफ द सन प्रोड्यूस सोलर विंड एट ए वेरिंग स्पीड एंड डेंसिटी। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग स्पीड से और डेंसिटी से सोलर विंड निकलती है, फिक्स नहीं है इनका। इसके बाद व्हेन दीज विंड रीचेस अर्थ इट सेंड चार्ज पार्टिकल इनटू द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। ये हमारे मैग्नेटोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल को भेज देते हैं अलोंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसका चुंबकीय क्षेत्र भी उनके साथ होता है। एंड टुवर्ड द पोल्स, पोल की तरफ भी भेजते हैं, अभी मैंने बताया था, विच कैन लीड टू जियोमैग्नेटिकली डिस्टर्बेंस। तो जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? सोलर विंड इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम सन स्पॉट्स। ये सन स्पॉट से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिंग इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन दैट कैन लास्ट फ्रॉम मिनट टू आवर्स। अब इसको क्या समझना, देखो अब आते हैं आगे कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं। ये सन स्पॉट से जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करूं, ये मान लो सन है आपका, ठीक है, और ये सबसे इसकी बाहरी लेयर है आपकी फोटोस्फीयर। तो इस पर कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से स्पेस होते हैं, इनका टेम्परेचर आसपास के कंपैरेटिवली कम होता है। जो सूर्य का फोटोस्फीयर है वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका तापमान आसपास की तुलना में कम होता है, उन्हें कहा जाता है सनस्पॉट। और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। इन क्षेत्रों से सोलर फ्लेयर जैसे बाहर की ओर इन क्षेत्रों से जुड़ी है सोलर फ्लेयर्स। ये कहना चाह रहे तो सनस्पॉट क्या होते हैं? सनस्पॉट सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनका तापमान आसपास की तुलना में कम होता है। और ये जुड़ा हुआ है कि अगर जब सनस्पॉट की संख्या ज्यादा होती है तो ये सोलर फ्लेयर्स की संख्या भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर रिलीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इसने ट्रैप कर रखा है ना। तो जब वो एकदम से निकलेगा तो ये क्या करेगा? सोलर फ्लेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सनस्पॉट से जुड़ा हुआ है। और सनस्पॉट किस रूप में आते हैं? एक साइकिल के रूप में आते हैं। अगर मैक्सिमम है और फिर ये पूरा साइकिल कितने साल का होता है? 11 ईयर्स का होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आपको इस तरह से बनाओगे तो यहाँ से यहाँ आना, तुम बनाते हो यहाँ से यहाँ, ये कितने साल का है? मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने साल लगते हैं? 11 साल। तो पहले अधिकतम होगी, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, फिर मैक्सिमम होने के बाद घटती जाएगी, फिर बहुत मिनिमम हो जाएगी। और जब इन सनस्पॉट की संख्या ज्यादा होती है तो सोलर विंड्स की संख्या भी ज्यादा, उसकी मात्रा भी, इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना था पूरा का पूरा। देखो ये पूरा का पूरा मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है? अभी तक हम सन का सिस्टम को ही पढ़ रहे हैं कि पूरा का पूरा सूर्य से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे। क्लियर हुई बात? तो हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए अभी तक? अभी तक हमने आदित्य L1 देख लिया, लैग्रेंज पॉइंट देख लिया, हेलो ऑर्बिट देख लिया, और उसके बाद हमने पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, जियो मैग्नेटिज्म देख लिया, और हमने वैन एलन रेडिएशन बैंड देख ली, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म देख लिया, और उसके इफेक्ट देख लिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे। देखो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है? देखो लेंस क्या काम करता है, देखो यहाँ पर अगर दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक तो है गुरुत्वाकर्षण और दूसरा क्या है? लेंसिंग। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा क्या? लेंस। लेंस का काम क्या होता है? लेंस उसके अंदर से गुजरने वाली जो किरणें हैं उनको बेंड कर देता है, मोड़ देता है। और ग्रेविटेशनल की वजह से क्या हो जाना? बेंडिंग हो जाना। इस दोनों शब्दों को जोड़ दो तो क्या हो गया? ग्रेविटेशनल बल, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बेंडिंग हो जाना, किसकी हो जाना? लाइट की। लाइट का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में मुड़ जाना ही कहलाता है ग्रेविटेशनल बेंडिंग। क्लियर हुई बात? तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है? एक तरह से
गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में देखो यहाँ पर लिखा है, देखो ग्रेविटी एक्ट एज ए लेंस बेंडिंग पास्टर्स डाइवर्जिंग लाइट पाथ बैकवर्ड अस। ये क्या करता है कि ग्रेविटेशनल बल की वजह से लाइट बेंड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंस। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन ये न्यूज में क्यों था? देखो इसमें न्यूज में रहने का कारण था कि 44 नए तारों की खोज हुई थी। 44 ऐसे न्यू स्टार्स को देखा गया जिनको देखे जाने की कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि वो किसी एक गैलेक्सी के समूह के पीछे थे। 44 तारे थे, वो ये मान लो कि यहाँ पर ये स्टार्स है, इस जगह पर ये स्टार्स हैं। इनके सामने बहुत बड़ी गैलेक्सी का एक समूह था और यहाँ पर अर्थ है। तो अर्थ तो बहुत छोटी सी है और इसके सामने गैलेक्सीज का समूह था और इसके पीछे ये स्टार्स थे। तो इसके सामने अगर क्या अर्थ है तो दिखना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे दिख गए? तो उनको देखा गया, उसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए ये न्यूज में था। तो 44 ऐसे तारों की खोज की गई है, उन्हें ऐसे देखा गया है और उसमें योगदान किसका रहा है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। तो उसको समझना होगा। देखो हुआ क्या, ये वाली कंडीशन थी जो यहाँ पर बनी है। यहाँ पर मान लो कि ये एक स्टार है देखो, और ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर एक स्टार है और इसके सामने मान लो कोई गैलेक्सी है। तो यहाँ पर अगर कोई मान लो एक गैलेक्सी है इस जगह पर, यहाँ पर गैलेक्सी है, तो साइज तो बहुत बड़ा है इस तरह। तो अगर यहाँ से ये से लाइट जो आएगी तो वो इसमें से पास, देखो इसको ब्लॉक कर देगी ये तो। और दिखने के लिए क्या चाहिए? कि दिखने के लिए हमें चाहिए कि यहाँ से जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके सामने एक गैलेक्सी है, पीछे एक स्टार है और यहाँ पर हम है, तो ये तो हमें कभी दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर भूमिका आती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। तो कैसे काम करता है देखो, यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में और क्लियर दिखेगा। देखो ये गैलेक्सी दिख रही है, इसके पीछे ये हमारी अर्थ है और इस साइड में क्या है? एक कोई डिस्टेंस स्टार मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई तारा है। तो यहाँ पर सामने गैलेक्सी है, तो हमें तो कभी भी ये तारा दिखाई नहीं देगा। लेकिन होता क्या है कि इस तारे से जो लाइट आ रही है वो यूं जानी चाहिए थी, यहाँ से देखो ये यूं जाती इस तरह, और यहाँ से इधर भी जानी चाहिए थी कि इस डायरेक्शन में जाती, लाइट यूं जाती यहाँ से। लेकिन होता क्या है कि ये जो यहाँ पर आपकी गैलेक्सी है, इसका ग्रेविटेशनल बल है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये इस लाइट को जब ये यहाँ से यूं जा रही थी, यूं इस जगह पर, यहाँ पर इसने इसे क्या किया, यूं जा रही थी तो इसको यूं बेंड कर दिया अपनी तरफ ऐसे नीचे, ये इस तरफ ले आई। जाना तो इसको इस तरह से यहाँ से सीधा था यूं, लेकिन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको खींच लिया, इसको बेंड कर दिया। तो ये बेंड होने की वजह से ये इधर ना जाकर ये इधर आ गया, और जो इधर से लाइट जा रही थी वो भी इधर ना जाकर बेंड होकर अर्थ की ओर आ गई, और हमें ये स्टार क्या होगा? दिखाई देने लगेगा, जबकि ये दिखाई नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये पीछे है। क्लियर हुआ? तो इसने एक तरह से क्या किया? लेंस वाला इफेक्ट क्रिएट किया। और दूसरी चीज देखो क्या किया। अब देखो ये लाइट यहाँ जा रही थी, इधर जा रही थी, बहुत दूर मान लो ये तारा, बहुत ही दूर तारा है, इसकी बहुत ही धुंधली धुंधली यहाँ पर लाइट आ रही है। तो अगर यहाँ से एक लाइट आती तो हमें, दो लाइट आती तो हमें थोड़ी दिखाई देती। तो अब उसने क्या किया, यहाँ से जितनी भी रोशनी आ रही होगी उसको ये क्या करेगा? एक जगह पर इस तरह से फोकस भी तो करेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ से एक तो इस लाइट को बेंड करके हमारी तरफ मेड़ा, और दूसरा बहुत सारी लाइट को एक ही जगह पर जब फोकस कर देगा यहाँ पर, तो हमें उसका वो बहुत ही, अगर उसकी धुंधली लाइट भी उससे आ रही है तो हमें उसकी इमेज दिखाई देने लग जाएगी। उसने उसको मैग्नीफाइड कर दिया। इस स्टार की जो इमेज हमारे बन रही थी उसको इसने क्या कर दिया? संवर्धित कर दिया, उसको मैग्नीफाइड कर दिया, क्योंकि बहुत सारी लाइट रेज को उसने हमारे तक पहुंचा दिया। जैसे लेंस करता है, लेंस में क्या होता है? लेंस में इसी तरह से होता है। मान लो कि ये कोई लेंस है, इस तरह से कोई लेंस था, और उसमें से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, तो वो उनको एक जगह पे केंद्रित कर देता है, इस जगह पे। इसी तरह काम लेंस करता है, और वही काम तो यहाँ पर किया गया। देखो यहाँ से जो लाइट आ रही थी, एक तो उसको बेंड कर दिया और दूसरा उनको एक जगह पे एकत्रित कर दिया। तो ये बहुत दूर होने के बावजूद भी हमें काफी ब्राइट रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज और क्या होगा? दूसरी बात ये कि हमें इसकी कई सारे क्या दिखाई देंगे? इमेज दिखाई देंगे, ये एक जगह पे नहीं दिखाई देगा हमें। देखो कैसे होगा ये।
देखो हमें दिखाई कोई चीज इसलिए देती है कि वहां से हमें रोशनी आ रही है और हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। अगर मान लो कि लाइट यूं आ रही है ना हमारी तरफ, ये रोशनी यूं आ रही है, तो हम इस पाथ को फॉलो करेंगे, हमें कोई भी चीज ये यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि हम बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में यूं देखते हैं। हम ऐसे नहीं है कि यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, तो जहां से लाइट आ रही है तो इसी का पाथ ये पीछे फॉलो करेगा और हमें ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, इस जगह पे दिखाई देगा। और इधर से भी लाइट आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा, तो मल्टीपल जगह पर हमें दिखाई दे रहा है। उसकी फॉल्स इमेजेस नजर आ रही हैं, ओरिजिनल तो कहाँ था, यहाँ था, लेकिन दिखाई हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। एक तो फॉल्स इमेजेस दिखाई दे रही हैं, मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रही हैं, कई सारी इमेजेस दिखाई देंगी हमें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या इससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग से होता है। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में क्लियर हो गया। देखो ये रहा आपका सोर्स और ये रहा हमारा क्या, अर्थ। तो यहाँ से जो ऐसी इस तरह से क्या आ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे लाइट आ रही थी, तो उसको बेंड करके उसने अर्थ तक भेजा। लेकिन देखो यह दिखाई हमें कहाँ देगा, यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो एक तो मल्टीपल उसकी इमेजेस बन गई, दूसरी उसकी फोर्थ पोजीशन हमें नजर आएगी, सही वाली नहीं नजर आएगी। क्लियर है। अब इस डायग्राम में भी देखो कि यहाँ पर मान लो कि आपका हब्बल टेलीस्कोप है और यहाँ पर मान लो कोई क्वेसर है, कोई बहुत ऑब्जेक्ट है जो बहुत ब्राइट है। अब ये हमें दिखाई तो कैसा देना चाहिए था, इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से यहाँ आया और ये यूं गई, फिर ये यहाँ से गुजरा, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इसकी लाइट गई यूं। तो जब ये यूं जाएगा तो हमें देखो एक तो वो यहाँ पर ब्राइट नजर आएगा क्योंकि लाइट हमें यहाँ से नजर आती दिख रही है, एक यहाँ नजर आएगा, एक यहाँ नजर आएगा और एक यहाँ। एक तो देखो ये अपनी पोजीशन से आगे दिखाई देने लगा इस गैलेक्सी में, दूसरा इसके कई सारे क्या दिखाई देंगे, हमें इमेजेस दिखाई देने लगे। तो इस तरह का हमें भ्रम पैदा होने लगता है। क्लियर। अब देखो कई कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि देखो ये आपकी जो आगे वाली से बोलते हैं फोरग्राउंड गैलेक्सी, और पीछे होता है जो कोई बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड गैलेक्सी। अब कई बार इनकी स्थिति इस तरह से होती है कि मान लो कि ये अर्थ है, ये बीच वाली गैलेक्सी है और ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट है। इस तरह से कंडीशन बनती है कि इससे जो लाइट आती है ना वो इस गैलेक्सी के चारों ओर क्या बना देगी, एक रिंग बना देती है। क्लियर हुआ कि जैसे पहले तो हमें देखो इस वाले में तो हमें क्या दिख रहे थे, ये चार तरह के ऑब्जेक्ट दिख रहे थे ना, चार दिख गए। अब क्या होता है कई बार इनकी कंडीशन इस तरह से होती है, इनकी स्थिति ऐसी होती है कि ये पूरा का पूरा एक रिंग शेप इसके चारों तरफ नजर आने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। तो याद रखना आइंस्टाइन रिंग भी किससे रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये आपको आना चाहिए सब। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या लिखा है, आइंस्टाइन रिंग की इमेज नजर आ रही है, तो जो इसके चारों तरफ ऐसे दिखाई देती। क्लियर है। तो ये आपको पूरा का पूरा ऐसे ध्यान में रखना है। तो ये वाला था देखो, ठीक है था। भौतिकविदों ने 44 ऐसे तारों की खोज की जिनके अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता था, जिसका श्रेय कॉस्मिक हॉल ऑफ मिरर्स प्रभाव को जाता है, वही ग्रेविटेशनल लेंसिंग को। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कॉस्मिक हॉल ऑफ मिरर्स। फिर देखा ये पहली बार है कि इतने सारे अलग अलग तारों को इतनी दूरी पर खोजा गया है। यूनाइटेड किंगडम के डरहम विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने एक समूह ने 44 से अधिक अज्ञात तारों की पहचान की जो आकाश गंगाओं के समूह के पीछे छुपे हुए थे। और नए खोजे गए तारों का समूह ड्रैगन आर्क नामक आकाशगंगा में स्थित है। कौन सी आकाशगंगा में है, ड्रैगन आर्क, जो पृथ्वी से लगभग 6.5 अरब वर्ष प्रकाश दूर, मतलब 6.5 अरब प्रकाश वर्ष। इसका अर्थ समझते हो, इसका अर्थ है कि प्रकाश की स्पीड से अगर आप चलोगे तो कितने साल लगेंगे, 6.5 अरब प्रकाश वर्ष लगेंगे। डन। चलो, ड्रैगन आर्क आकाशगंगा अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था क्योंकि ये एबेल 370 नामक आकाशगंगाओं के एक अन्य समूह के पीछे अवस्थित थी। इस सामने जो था वो एक आकाशगंगा का समूह था जिसका नाम है एबेल 370, इसके पीछे छुपे हुए थे ये तारे। तो दिक्कत बस इतना ध्यान रखना, एक तो ये एबेल 370 को ध्यान में रख लेना, ये वाला, और दूसरा कौन सा था, ड्रैगन आर्क। चलो, तो बाकी सब तो ये मैंने आपको समझा ही दिया। क्लियर हुआ ये, आगे बढ़ो। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है। अगला है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, लीजा। ये ऑब्जर्वेटरी है, टेलीस्कोप है एक तरह का। देखो यूएस नेशनल एस्ट्रोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अनवील्ड न्यूली डेवलप्ड प्रोटोटाइप ऑफ टेलीस्कोप। इसके एक प्रोटोटाइप को डेवलप किया गया है इस एंटीना के या इस टेलीस्कोप के। लेकिन हमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किसको डिटेक्ट करती है, कौन सी वेव्स को डिटेक्ट करती है।
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इसका यूज किया जाएगा। तो याद तो रखना, एक तो ये नासा की है, दूसरा क्या है, अभी प्रोटोटाइप टेलीस्कोप को इन्होंने डेवलप किया है, उसको अभी इन्होंने रिवील किया है। और अब हमें पढ़ना क्या है, हमें लीसा के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में देखना है। तो यहाँ पर अगर देखें, इट विल बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी डेडिकेटेड टू स्टडिंग ग्रेविटेशनल वेव इन आउटर स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या कह रहा है कि ये पहली फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेटरी है, एक टेलीस्कोप है डेडिकेटेड टू स्टडिंग ग्रेविटेशनल वेव्स इन आउटर स्पेस। ये ग्रेविटेशनल वेव का आउटर स्पेस में अध्ययन करेगा। पहली बात तो अध्ययन किसका करेगा, ग्रेविटेशनल वेव का। कहां पर करेगा, आउटर स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में अध्ययन करेगा। अभी तक जो ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन हो रहा है वो अर्थ पर हो रहा है। आपने लीगो प्रोजेक्ट सुना होगा, लीगो के बारे में तो सभी जानते हो। भारत में भी महाराष्ट्र के हिंगोली में ये प्रोजेक्ट लगा है, वहां पर अभी इसको पैसे का लास्ट ईयर आवंटन कर दिया गया था, तो अब उस पर काम चल रहा है। तो ये है, डिटेक्ट इसको करता है ग्रेविटेशनल वेव को। तो अभी तक तो अर्थ पर ही ये सब सिस्टम है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि इसको क्या करें, स्पेस में इस ऑब्जर्वेटरी को लगाया जाएगा। तो ये पहली ऐसी स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगी जिसमें ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाएगा। अभी हम इसके कंसेप्ट को देखेंगे, ग्रेविटेशनल वेव क्या है और ये ऑब्जर्वेटरी कैसे काम करेगी। ठीक है। द टेलीस्कोप वाज बिल्ट एज ए पार्ट ऑफ ए ज्वाइंट मिशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कॉल्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। उसके साथ एक ज्वाइंट मिशन है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका मिशन का नाम क्या, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलएसए मिशन। क्या है, टू स्टडी ग्रेविटेशनल वेव। किसका अध्ययन करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव का करेंगे। बाय पुटिंग 3 स्पेसक्राफ्ट, इसके अंदर 3 स्पेसक्राफ्ट या 3 सैटेलाइट लगाए जाएंगे इनटू द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट में, एंड पोजीशनिंग देम इन ट्रायंगुलर फॉर्मेट विद 1.6 मिलियन माइल्स ऑन ईच साइड। अब देखो ये है क्या, देखो समझा देता हूँ, डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा। इस तरह से 3 एक तरह के सैटेलाइट, 3 ये टेलीस्कोप इस तरह से लगेंगे, यूं इस तरह से 3। और ये किस रूप में है, इक्वेटोरियल, आपने सुना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, सुना है, समबाहु त्रिभुज। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो ये रहा 3। और इनकी बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर बताई गई है आपको, कितनी है, 1.6 मिलियन। तो ये 3 एक दूसरे से इस तरह से लगे होंगे और ये एक दूसरे पर क्या करेंगे, लेजर लाइट डालेंगे। ये इस पर डालेगा, ये इसमें डालेगा और ये इस पर डालेगा। और अगर मान लो ग्रेविटेशनल वहां से वेव्स यहाँ से पास होंगी तो इनकी दूरी में क्या होगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव जहां से भी गुजरती हैं वहां पर वो कंप्रेशन करती हैं। वो किसी भी चीज में ऐसे संकुचन करेंगी और फिर दूसरी साइड में उसको फैला देंगी। कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों का काम करती हैं ग्रेविटेशनल, अभी समझाता हूँ। तो जैसे ही वो करेंगी तो इनकी क्या होगा, ऊंचाई में या इनमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा, जिससे ये लेजर लाइट में अंतर आ जाएगा और वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें लेजर लाइट का यूज किया गया, इन टेलीस्कोप्स का यूज किया गया है। कहाँ पर, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में 3 है एक तरह के सैटेलाइट डन है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यूज करेंगे। देखो ये रहा, ईच ऑफ द 3 स्पेसक्राफ्ट विल कैरी 2 टेलीस्कोप। हर एक में कितने टेलीस्कोप होंगे, 2 टेलीस्कोप होंगे। ठीक है, टू डिटेक्ट इंफ्रारेड लेजर बीम। ये किसको डिटेक्ट करेंगे, इंफ्रारेड लेजर बीम को, फ्रॉम द अदर स्पेसक्राफ्ट। दूसरे वाले से एक लेजर बीम डालेगा, एक डिटेक्ट करेगा, फिर ये दूसरे पे डालेगा, वो तीसरा उस पे डालेगा। डन है। ठीक है, रिसर्च researchers expect to detect a gravitational wave when one of 3 spacecraft alter their characteristic pattern। जब ग्रेविटेशनल वेव जाएंगी तो उनमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, अंतर आएगा, जिसको ये डिटेक्ट करेगी। क्लियर है। अब आते हैं आगे। तो ये अध्ययन किसका करेगी, नीचे लिखा, इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स एंड लेस एक्सप्लोर्ड फेनोमेना सच एज ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के बारे में जानकारी देगा, बिग बैंग के बारे में जानकारी देगा, इन सब के बारे में इससे इंफॉर्मेशन प्राप्त। क्लियर है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल वेव है क्या। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल वेव होती क्या है। अगर ग्रेविटेशनल वेव की बात की जाए तो ये स्पेस और टाइम में इनविजिबल रिपल्स, देखो यहाँ लिखा होगा, ग्रेविटेशनल वेव इज एन इनविजिबल रिपल इन स्पेस। अब ये है क्या, देखो अगर आप आइंस्टीन की बात करो तो वो कहते हैं कि टाइम और स्पेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम टाइम और स्पेस को अलग नहीं कर सकते, वो एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से, जैसे ये मान लो कि मैं एक क्या बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, और इस तरह से मैं जल्दी जल्दी खींच दूं तो कह रहा है कि अगर ये स्पेस है तो ये टाइम है।
तो स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। और जब इस मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स जो है ये फिक्स नहीं है, अगर आप उस पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखोगे या कोई हैवी ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, तो वो इसमें इसको कर्व फॉर्म में बदल देता है, इसमें बेंडिंग हो जाती है। मान लो कि इसमें यहाँ पर अगर क्या हो, इस जगह पर सन है अगर यहाँ पर, तो वो इसको पूरे के पूरे इस स्पेस एंड टाइम जो मैट्रिक्स है उसमें इस तरह से बेंडिंग ला देगा यूं। यहाँ पर सन होगा और ये इस तरह से यूं बेंड हो जाएगा यूं। वो कह रहा है कि पहला तो उन्होंने बोला कि स्पेस और टाइम क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा बोला कि ये फिक्स नहीं है, इनमें क्या होता है, इनमें कर्वेचर भी आता है और इनमें टर्बुलेंसेस भी क्रिएट होते हैं। और यही स्पेस और टाइम में कई बार क्या होते हैं, विक्षोभ जब उत्पन्न होते हैं, जो उनमें से रिपल्स के रूप में कुछ वेव्स गुजरती हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती हैं। तो ध्यान में रखना कि ये है क्या, स्पेस और टाइम में इनविजिबल रिपल्स हैं, बहुत तेज गति से गुजरती हैं और अदृश्य होती हैं, और एक तरह से रिपल्स की तरह, इस तरह वेव के रूप में उसमें से स्पेस और टाइम में गुजरती हैं, उसमें ऐसे टर्बुलेंसेस को क्रिएट करते हुए जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन पैदा कैसे होती हैं, देखो, मान लो कि दो न्यूट्रॉन है, स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार के बारे में आप जानते हो कि जब तारा एक्सप्लोड हो जाता है, मान लो कि कोई बड़ा स्टार है, तो जो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो उसका पूरा का पूरा ऊपरी आवरण उड़ जाता है, और जो बीच का उसका जो कोर बचता है, सेंटर वाला पार्ट जो बहुत ही हैवी होता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। बहुत तेज गति से वो रोटेट करता है। और ऐसे अगर दो न्यूट्रॉन स्टार है और वो एक दूसरे के ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इस वजह से इस स्पेस और टाइम में रिपल क्रिएट हो जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा, अगर कोई दो ब्लैक होल है, इसी तरह एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ ये ब्लैक होल्स है, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, इससे भी स्पेस और टाइम में क्या होगा, रिपल उत्पन्न हो जाएंगे। अगर दो ब्लैक होल है, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाए, एक दूसरे के अंदर मिल जाए, उससे भी स्पेस और टाइम में तो कितनी एनर्जी निकलेगी, रिपल्स उत्पन्न होंगे। अगर मान लो कोई स्टार है, वो एक्सप्लोड हो जाए, वो फट जाए, जैसे मैंने भी बताया था कि तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है, तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उस विस्फोट की वजह से वो सारा का सारा उसका ऊपरी आवरण उड़ जाता है, तब भी क्या होते हैं, इस तरह के रिपल उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। तो ये ध्यान में रखना कि ग्रेविटेशनल वेव क्या है, ये इनविजिबल रिपल्स हैं टाइम एंड स्पेस में, ठीक है। और इसके बारे में काफी जगह जा रहे हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीगो प्रोजेक्ट। लीगो का अर्थ क्या है, कि डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है, जिसका पूरा नाम है, देखो यहाँ पर लिखा है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल वेव को क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाता है। तो लीगो प्रोजेक्ट में इस तरह की दो क्या होती हैं, दो टनल्स होती हैं, इनके अंदर लाइट को, देखो ये लेजर है, यहाँ पर एक क्या होगा, बीम स्प्लिटर होगा, इस लाइट को स्प्लिट करेगा, आधी इधर और आधी इधर। इन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो मान लो कि यहाँ से लाइट गई और यहाँ से लाइट गई, तो दोनों में लाइट की स्पीड क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लाइट की स्पीड भी फिक्स है और ये दूरी भी क्या है, फिक्स है। तो ये अगर मान लो यहाँ से लाइट गई, तो यहाँ से टकरा के ये भी वापस आएगी, टकरा के ये भी वापस आएगी, और दोनों का समय क्या रहेगा, समान, क्योंकि दोनों ने 4-4 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये यहाँ से गई, टकराई, वापस यहाँ, ये गई इधर से, टकराई, वापस यहाँ, क्योंकि दोनों ने समान दूरी की है, लाइट की स्पीड भी क्या है, सेम है, तो दोनों समान समय पर यहाँ पहुंच जाएंगे, और दोनों का फेज भी सेम होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उसको एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक तरह से कह दूं तो यहाँ पर, ये जहां पर एक डिटेक्टर है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, देखो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल वेव नहीं है, तो यहाँ से गया बीम स्प्लिटर, यहाँ से गया वापस आया, दोनों आया, तो यहाँ पर फोटो डिटेक्टर है, कोई लाइट नहीं जाएगी, देखो इस जगह पर कोई लाइट नहीं है। तो यहाँ से स्प्लिटर से यहाँ भेजा था, वापस यहाँ भेजा, वापस दोनों सेम फेज में आई, और यह देखो, ये रही लाइट वेव, दोनों क्या, देखो यहाँ पर दोनों अलाइंड है, और ये दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आएगा, डन है। और यहाँ पर देखो, अगर अगर अब ग्रेविटेशनल वेव आती है, तो ग्रेविटेशनल वेव देखो जिस डायरेक्शन से आएगी, उस डायरेक्शन में उसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे। देखो मान लो कि इधर से आई, तो अगर इधर से आएंगे तो ये इसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे, जब ऐसे कंप्रेस करेंगे तो ये डायरेक्शन इस तरह में लंबी हो जाएगी, इधर से उसका प्रसार एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर ये इधर से आएंगी तो इसको यूं संपीड़ित करेंगे, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा।
तो जब मान लो कि इधर से वेव आई, यहाँ से यूँ आई, तो देखो ये यहाँ पर पहले थी, ये टनल यहाँ पर थी देखो इस जगह पे। अब टनल यहाँ थी तो अब इधर से वेव आई है, इस डायरेक्शन से आई, तो इन्होंने क्या किया, इस वाले को यहाँ पर पहुँचा दिया, ये यहाँ आ गई नई स्थिति। ये पहले वाली थी और ये अब है, तो इतनी आर्म ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो गई। और देखो अब इधर वाले में तो क्या हुआ, यूं हुआ, इधर तो कंप्रेशन हुआ, लेकिन इस साइड में क्या होगा, एक्सपेंशन। तो ये वाली यहाँ थी और ये बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर। तो इस वाली जो आर्म है, ये वाली जो टनल, इसमें तो लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगी और इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जो प्रकाश यहाँ से गया वो तो जल्दी पहुंचेगा, और यहाँ पर जो प्रकाश आएगा वो क्या आएगा, लेट पहुंचेगा। तो जब दोनों यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग फेज में होंगे। देखो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और यहाँ पर हमें फोटो डिटेक्टर पर क्या हो जाएगा, एक लाइट नजर आएगी, एक क्या हो जाएगा, सिग्नल नजर आएगा। अगर ये सिग्नल आ गया तो हम कहेंगे हाँ ग्रेविटेशनल वेव यहाँ से क्लियर है। इस तरह से LIGO प्रोजेक्ट में किया जाता है। तभी तो बता रहा हूँ, वहां ऊपर अब स्पेस में किया जाएगा, वहां पर लेजर बीम छोड़ा जा रहा है, अगर वहां से ग्रेविटेशनल वेव गुजरेगी तो उनमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा, उसको वो डिटेक्ट कर लेंगे तुरंत। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब अर्थ पर हो रहा है। जो हमारे महाराष्ट्र में हिंगोली में बनेगा वो भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है, क्लियर है। तो ये था, तो इसको आपको क्या करना है, सबको ध्यान में रखना है। तो अब बाकी वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना आज के लिए बहुत है।